हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि जिनका सीटेट है, जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं या फिर जिनका 1-2 नंबर से रह गया था तो वो सीटेट देंगे इस बार। तो तैयारी आप कर लेंगे, कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट आपको पास करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास अच्छा मौका है। तो क्या पता इलेक्शन के आसपास वैकेंसी आ जाए सुपर टेट की, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो इसे ग्रैब करना चाहिए। तो हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑनलाइन मोड में पेपर अब तक हुए हैं। अब तक 2 बार पेपर ऑनलाइन मोड में हो चुका है, तो हम उन्हें ही कर रहे हैं। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि क्लासेस अब आगे थ्योरी भी कराऊंगी मैं सीटेट की। जितनी भी सीडीपी है, हिंदी है और ईवीएस है, ईवीएस का कंटेंट, पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी हम सारी करेंगे, और मैथ की पेडागोजी। ठीक है, मैथ का कंटेंट तो हम नहीं करते हैं, बाकी सबकी पेडागोजी हम करेंगे। ठीक है। बाकी सेकंड जो चैनल है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉलेज विद भावना, क्योंकि यहाँ पे भी क्लासेस चली हुई हैं बीएड की रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, यानी इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जा सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो हम कर रहे हैं सीडीपी सीटेट 2023 है ये। हम इसकी सीडीपी करेंगे जो ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, और नहीं तो क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, थ्योरी भी मैं कराऊंगी आपको, और आप कह भी रहे हैं कि थ्योरी करा दो, और थ्योरी मुझे करानी भी है, लेकिन जब आप थोड़े से क्वेश्चन देख लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि खाली थ्योरी से भी काम नहीं चलेगा और खाली क्वेश्चंस से भी काम नहीं चलेगा। तो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज पर कंटेम्प्रेरी परस्पेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, यानी समकालीन परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास का पाठ्यक्रम है। कैसा बच्चे का जो विकास होता है उसका कैसा पाठ्यक्रम है, कैसा कोर्स है। पाठ्यक्रम से, स्कूल से मतलब नहीं है, पाठ्यक्रम यानी किस तरीके से बच्चे का विकास होता है। तो यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों का एक समान विकास होता है स्पेसिफिक माइलस्टोन में, और डेफिनेटली अचीव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन एट द रीच अ सर्टेन एज, यानी हर कोई सेम लेवल अचीव करता है और सबका एक ही तरीके से विकास होता है। तो ऐसा नहीं है, सबका विकास एक तरीके से कैसे हो सकता है? जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है वैसा ही उसका डेवलपमेंट होता है। तो सबका विकास क्या है, अलग अलग तरीके से होता है, अपने अपने संदर्भ के अनुसार होता है। मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरियस कंटेक्स्ट, ये बात ठीक है कि बच्चा क्या है, जैसे जैसे संदर्भ में बड़ा होता है, अलग अलग संदर्भ में बच्चे रहते हैं, तो इसी तरीके से उनका विकास होता है। तो क्या विकास क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है, यानी अलग अलग दिशाओं में होता है। अब मैं इस एनवायरनमेंट में रह रही हूँ तो मेरा विकास ऐसा हो रहा है, दूसरा बच्चा है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हो, तो उसका विकास और तरीके से होगा, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल थ्रो डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल फॉर ऑल, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है। डिटरमाइंड सोलिली बाय हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, की बस बच्चे का विकास हेरिडिटी की वजह से ही होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट states that development of motor skill start from center to the body and proceed toward the extremities, यानी जो बच्चे का विकास है वो सेंटर से बाहर की तरफ आता है, सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ चलता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है इस बात को? स्पाइरल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, स्पेसिफिसिटी, प्रोक्सिमोडिस्टल या फिर सिफेलोकोडल? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई स्पेसिफिसिटी तो होता नहीं, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर होता है कि बच्चे का विकास जो है एक बार चलता है, एक बार रुकता है, एक बार चलता है, एक बार रुकता है। जैसे कि आपने बच्चे का देखा होगा कि बहुत बार, जैसे कि बच्चा 6th क्लास में आया तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा निकल गई, फिर कुछ टाइम के लिए रुकेगी, फिर बहुत ज़्यादा निकलेगी, तो इस तरीके से क्या है, स्पाइरल ही चलता है। प्रोक्सिमिसिटी होता है, यही जो पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। सबसे पहले सिफेलोकोडल को समझेंगे। सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो, यानी सिर से पैर की तरफ,
जाना, यानी जब छोटा बच्चा होता है 3 से 4 महीने का जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि उसकी गर्दन संभलती नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो गर्दन संभालना शुरू करता है। 6 महीने का बच्चा फिर अपनी बॉडी पे बैलेंस लेके आता है, यानी सिर से पैर की तरफ उसका बैलेंस आ जाता है। अब सिर से पैर की तरफ तो आ गया, अगर बच्चे को कोई छोटी सी चीज उठानी हो, कोई उससे कहे कि तुम्हें पेन उठाना है, सुई उठानी है, या फिर कुछ भी वजन का काम करना है, या फिर पेंसिल से लिखना है, तो वो नहीं लिख पाएगा। वो कब लिख पाएगा? जब उसके अंदर से बाहर की तरफ बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी, या फिर सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टूवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले, यानी विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से खेल में संलग्न होते हैं? किस तरीके से बच्चे खेलते हैं? मेक बिलीव प्ले होता है, जैसे कि आपने भी बचपन में खेला होगा। छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं कि चलो हम किचन में मैं मम्मी बन जाता हूँ, तुम पापा बन जाओ, डॉक्टर खेलते हैं, पुलिस खेलेंगे, तो वो क्या होता है? मेक बिलीव प्ले होता है। तो बच्चा उसे कब करता है? इन्फेंसी में करता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल का होता है, या अर्ली चाइल्डहुड में करता है जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, या फिर मिडिल चाइल्डहुड में करता है जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है, या फिर एडोलसेंस में करता है जब बच्चा 12 साल से ऊपर का होता है। तो भाई छोटे छोटे से बच्चे करते हैं, हम भी बहुत छोटे थे तभी करते थे। तो हम कब करते थे? जब 6 से 12 साल के बीच में थे, 2 से 6 साल के बीच में थे, जब हम LKG UKG में होंगे। तो ये अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। मिडिल चाइल्डहुड में तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर ऐसे थोड़ी ना करता है, फिर तो वो समझ जाता है कौन सी पुलिस होती है, कौन सी रसोई होती है, क्या होता है, फिर थोड़ी ना करेगा ऐसे। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कौन सा समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी है? यानी पहले समाजीकरण तो बच्चे का प्राइमरी कहलाएगा, यानी दूसरी जगह कहाँ बच्चे का सोशलाइजेशन होता है? पहला जो सोशलाइजेशन है वो तो बच्चे का परिवार के अंदर होता है, फैमिली के अंदर होता है। लेकिन सेकेंडरी एजेंट कौन कौन से हुए? जहाँ पे फैमिली के बाद जो आते हैं, पहले नंबर पे फैमिली आ गई, फैमिली में होता है बच्चे का समाजीकरण, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यानी ये क्या होती है? प्राइमरी एजेंट होती है सोशलाइजेशन की। ठीक है, इसके बाद क्या क्या आते हैं? सेकेंडरी एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो भाई मीडिया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या फिर स्कूल है। तो अगर हमसे एक पूछा जाता तो हम एक बार को स्कूल की तरफ जा सकते थे, या फिर किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते थे, लेकिन हमसे क्या है, ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। तो जहाँ फर्स्ट ऑप्शन है वो तो कट ही जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है ये कट गया, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ये भी कट गया, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ये भी कट गया। तो सी ऑप्शन हमारा बचा है, मीडिया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है। यानी परिवार, माँ बाप के बाद अगर बच्चे का कहीं सामाजिकरण होता है तो ये जो बाहर के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मीडिया है, आजकल बच्चे फोन में लगे रहते हैं, या फिर मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, या फिर स्कूल में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो ये क्या है? सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, रूही इज शोन 3 पेंसिल्स एंड सी ऑब्जर्व दैट ए पेंसिल इज लॉन्गर देन बी पेंसिल एंड बी पेंसिल इज लॉन्गर देन सी पेंसिल। व्हेन रूही इन्फर्स दैट ए इज लॉन्गर पेंसिल देन सी, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट इज सी। यानी रूही क्या है, ये समझ पा रही है, जो ये वाला कंसेप्ट नहीं होता, ए इज लॉन्गर देन बी, बी इज लॉन्गर देन सी, यानी बच्चे को ये समझ आने लगे। तो वो कौन सी स्टेज पे है, उसके अंदर कौन सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं? सीरिएशन आ चुका है। सीरिएशन तो जब होता है जब उसे पता चल जाता है, वो सीरीज में लगा देता है चीजों को। जैसे कि हम बच्चे को 1 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर दे दे और कहें कि सीरीज में लगा दो उन्हें, तो सीरीज में लगा देगा। कंजर्वेशन तब होता है बच्चे को जब बच्चे को कंसेप्ट पता चल जाए, लेंथ का, साइज का, वेट का। जैसे कि 2 बर्तन में पानी दे रहे हैं हम बच्चे को, और पहले तो क्या है, बच्चे को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि चौड़े बर्तन में पानी ज्यादा आता है, लंबे ग्लास में ज्यादा आता है। उसे लग रहा है कि लंबा ग्लास है, पतला ग्लास है, भरा हुआ है तो ज्यादा पानी आएगा। तो जब उसके अंदर कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जब उसे ये समझ आने लगे कि बर्तन किसी भी शेप का हो, पानी जितना है उतना ही रहेगा, तो वो होता है कंजर्वेशन का कंसेप्ट। ठीक है, सी है ट्रांजिटिव थॉट। ट्रांजिटिव थॉट होता है जब बच्चे को पता चल जाए कि ए इज लॉन्गर देन बी, बी इज लॉन्गर देन सी, यानी ये वाला कंसेप्ट जब बच्चे को पता चल जाए तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ये बच्चे को कौन सी एज में आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर आता है, जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है। ठीक है,
7 से 11 साल का बच्चा होता है। आप अपने घर में देखना, जो 7 साल से ऊपर का बच्चा होगा, यानी सेकंड क्लास में या फिर थर्ड क्लास में बच्चा होगा, उसे ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बुक में, मैथ की बुक में इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए गए होंगे, ए इज़ लॉन्गर देन बी, बी इज़ लॉन्गर देन सी, तो विच इज़ लॉन्गर, विच इज़ शॉर्टर, इस तरीके के क्वेश्चन बुक में दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग। यानी लॉरेंस कोलबर्ग ने तीन लेवल बताए हैं अपनी मॉरल रीजनिंग के, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? कन्वेंशनल स्टेज है, अनकन्वेंशनल स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल है या प्री कन्वेंशनल है? तो भाई 3 स्टेज उन्होंने बताई हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी प्री कन्वेंशनल, और सेकंड नंबर पे आती है कन्वेंशनल, थर्ड पे आती है पोस्ट कन्वेंशनल। लेकिन अनकन्वेंशनल जैसी कोई भी वर्ड उन्होंने नहीं दिया है। तो नोट पूछा है तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, A teacher want to design the teaching learning process in her classroom on Lev Vygotsky social constructivism principle। एक टीचर क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक डिजाइन बनाना चाहता है अपने क्लासरूम में, किसके प्रिंसिपल के बेस पे? लेव वाइगोत्स्की के बेस पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी अवॉइड, तो उसे कौन सा इनमें से पॉइंट अवॉइड करना चाहिए, यानी किस पॉइंट से उसे बचना चाहिए? मतलब 4 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव ढूंढना है कि नेगेटिव कौन सा है, बचना किससे है। डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सोशल कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट चाहिए, एक्स आएगा, कंटेक्स्ट यानी सामाजिक संदर्भ, की इस तरीके के टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करें जो सामाजिक संदर्भ पे आधारित हो। ठीक है, यानी सामाजिक प्रतियोगिताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम अनुभव को डिजाइन करना, या फिर क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, यानी छात्रों के सीखने के प्रयासों की बारीकी से निरीक्षण करना, या फिर यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू एसेस लर्निंग, कि एक मानक परीक्षण ले बच्चे का, उनका मूल्यांकन के लिए, उनके आकलन के लिए, कि बिल्कुल टेस्ट ले लेंगे, 100 नंबर का टेस्ट है, इसमें से 33 तुम्हें लाने ही लाने हैं। ये होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। या फिर प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड, स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प देना जहां बच्चा अटक रहा हो। तो भाई जहां बच्चा अटक रहा है अगर उसे टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं तो ये बात तो अच्छी है, और वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि बच्चे को हेल्प देनी चाहिए, टेम्परेरी हेल्प देनी चाहिए, जिसे इन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा है। ठीक है, क्लोजली ऑब्जर्व द स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे को देखना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, बच्चे को किस तरीके से सिखाना चाहिए, सामाजिक संदर्भ में सिखाना चाहिए, ये भी लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंडर है। लेकिन फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेना ये बात गलत है कि बच्चे का ऐसा टेस्ट लें, चाहे बच्चे को कुछ आता हो या बच्चा खुश हो दुखी हो, कोई मतलब नहीं है, सेम टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कोई भी बदलाव ना हो, पूरा स्ट्रिक्ट तरीके से, तो ये बात गलत है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अवॉइड पूछा है कि किससे हमें बचना है, तो इस बात से हमें बचना है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी लर्निंग को क्या है, सुगम बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड बाय लेव वाइगोत्स्की इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावादी जो है, रचनावाद है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, बच्चे की लर्निंग को सुगम बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए पीयर कोलाबोरेशन, की बच्चे क्या है एक दूसरे के सहयोग से सीखें, या फिर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कल्चरल टूल्स का, या फिर रोट मेमोराइजेशन रट्टा करवाएं बच्चे को, या फिर डीकंटेक्चुअलाइजेशन करिकुलम होना चाहिए, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो संदर्भ से बिल्कुल भी ना जुड़ता हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई जब संदर्भ से नहीं जुड़ेगा, बच्चे के एनवायरनमेंट से करिकुलम नहीं जुड़ेगा, तो बच्चे को तो वो बोरिंग लगेगा, उसे समझ भी नहीं आएंगी चीज़ें, तो ये तो नहीं होगा। और हमें बच्चे को चीज़ें रटवानी नहीं है, उसे क्या कराना है, समझाना है, कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए उसका, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो कल्चरल टूल्स का, तो ये बात भी गलत है। वाइगोत्स्की तो बात करते हैं कल्चर टूल की। पीयर कोलाबोरेशन की बात ठीक है कि बच्चा किस तरीके से सीखे, लर्निंग कब अच्छी होगी, तो तब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे, तो एक ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक को विश्वास करना चाहिए कि, क्या विश्वास करना चाहिए कि क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ओनली टीचर शुड डिक्टेट इंस्ट्रक्शन, कि सिर्फ टीचर ही इंस्ट्रक्शन देगा, टीचर ही निर्देश देगा। और कानून कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल निर्देश सख्त होने चाहिए। बताओ तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ऐसा होता है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाती हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, किसी तरीके का कोई भी कंट्रोल ना हो बच्चों पे, बच्चों को सीखने का मौका मिले, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बच्चे बिल्कुल भी डरे ना, अपने कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहें, एक्सपीरियंसेस गेन करें, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें। यानी जितने भी सारे पॉजिटिव पॉइंट जाते हैं वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की तरफ जाते हैं। तो ये तो गलत हुआ। लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, जहाँ ओनली आ जाए तो वो मानो कि हमारा ऑप्शन लिमिटेड हो गया है। जैसे कि आपको किसी एक कोई कहने लगे कि तुम दुनिया के सबसे होशियार आदमी हो, तो क्या ऐसा हो सकता है दुनिया में आज तक कोई ऐसा एक इंसान है कि एक ही होशियार हो? तो ओनली तो कुछ भी नहीं होता, तो ये भी गलत है भाई। ठीक है। लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस विद दैम इन द क्लासरूम, यानी बच्चे क्या हैं, अनुभव लेके आते हैं क्लास में अपने साथ, अलग अलग प्रकार के अनुभव अपने साथ लाते हैं। यानी जब बच्चा क्लास में आता है तो उसे कुछ तो पता होता है। जैसे कि हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, चलो दाल का ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, या बच्चे को सिखा रहे हैं हम दालों के नाम, तो बच्चे के पास अनुभव होते हैं कि उसके घर में क्या क्या बनता है। तो बच्चा जब क्लासरूम में आता है तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना होता है रियल लाइफ का। तो ये ऑप्शन ठीक है। लर्नर लर्न मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस ओनली, पहली बात तो ओनली आ गया, दूसरा ड्रिल और प्रैक्टिस, यानी बच्चा क्या है, रट के याद कर सकता है मीनिंगफुली, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा सही है कि शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ विभिन्न प्रकार के अनुभव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट डिसमिस्ड दैट इंटेलिजेंस इज यूनिटरी एंड प्रपोज्ड दैट देयर एग्जिस्ट सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, यानी कौन से एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंस बहुत तरह की होती है, बहुत तरह की बुद्धि पाई जाती है, अलग अलग तरीके की बुद्धि प्रेजेंट करती है सभी में, और बुद्धि यूनिटरी तो बिल्कुल भी नहीं होती, यानी एकात्मक बुद्धि के एक तरीके की बुद्धि को उन्होंने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, ये बात उन्होंने नहीं मानी। तो कौन थे ऐसे? जीन पियाजे थे, या फिर हार्वर्ड गार्डनर थे, लेव वाइगोत्स्की थे, या फिर लॉरेंस कोलबर्ग थे। देखो भाई, इंटेलिजेंस चैप्टर में ना तो जीन पियाजे कहीं आते हैं, ना वाइगोत्स्की कहीं आते हैं, ना ही कोलबर्ग आते हैं। ठीक है, वहाँ पे कौन आते हैं? हार्वर्ड गार्डनर आते हैं, स्टर्नबर्ग आते हैं, स्पीयरमैन आते हैं, गिलफोर्ड आते हैं। तो जो बहुबुद्धि की बात करते हैं कि बुद्धि बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है, उसकी बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने 8 तरह की बुद्धि पे बात करी है कि सभी में अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है, और कोई ना कोई सी बुद्धि किसी ना किसी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, किसी के अंदर म्यूजिक की बुद्धि पाई जाती है, यानी किसी को संगीत का ज्ञान होता है, किसी के अंदर दूसरों को समझने की बुद्धि पाई जाती है, किसी को खुद को समझने की बुद्धि पाई जाती है, किसी के अंदर नेचर की समझ पाई जाती है। तो इसी तरीके से इन्होंने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन्स रेस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वाज, यानी रोहन को जब एक डॉल दी गई तो उसने किस तरीके से रेस्पॉन्स दिया, कैसी प्रतिक्रिया दी कि आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स, यानी मुझे ये गुड़िया पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो बात उसने कही है, ये किसका उदाहरण है? जेंडर रेलिवेंट का, कि जेंडर रिलीव करता है, रेलिवेंट करता है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कि लैंगिक भेदभाव हो रहा है, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप का यानी रूढ़िवादिता का है जो पीछे जमाने से सोच चली आ रही है, या फिर जेंडर स्टेबिलिटी है। तो भाई यहाँ जेंडर स्टेबल तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे की बात से ही पता चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भेदभाव तो जब होता बच्चे को सामान ला दिया लड़की को नहीं लाए, या फिर एक बच्चे को दे दिया दूसरे को नहीं दिया। ना ही यहाँ पे जेंडर रेलिवेंट हो रहा है कि भाई एक बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं दूसरे को भी गाड़ी दे दी तो रेलिवेंट सी बात है, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे को जैसे ही डोल दी तो उसने कहा कि लड़के नहीं खेलते हैं डोल के साथ, तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है। यानी पहले टाइम पे सोच बन गई कि लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं और लड़के खेलते हैं गाड़ी से, ट्रक से, ये बंदूक से। लेकिन लड़की किससे खेलती है? बेबी डॉल मिलेंगी उन्हें, बारबी डॉल मिलेंगी, रसोई का किचन का सामान मिलेगा खेलने के लिए, या फिर साड़ी पहन के खेलेंगी। तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, रूढ़िवादिता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ टीचर फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट हर स्टूडेंट टू वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट्स फॉर एन एसे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। यानी एक शिक्षक अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई ड्राफ्ट पर काम करने की सुविधा और समर्थन देता है। यानी क्या दे रहा है? ओवर अ पीरियड, यानी 1 महीने में, 1 महीने का टाइम पीरियड है, इससे ज़्यादा का नहीं है। इफ सी कंसीडर ऑल द ड्राफ्ट्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स, यानी सारे बच्चों के अगर ड्राफ्ट देखता है कि उनका काम सही टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये आकलन किस तरीके का है कि 1 महीने के अंदर तुम्हें ये काम करना है और साथ के साथ चेक भी कर रहा है, तो ये किस तरीके का आकलन है? समेटिव है, नॉर्म रेफरेंस्ड है, या फिर फॉर्मेटिव है, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, वो साथ के साथ चेक कर रहा है, और अगर हम ओवर द पीरियड काम को चेक कर रहे हैं, साथ के साथ हमने कुछ भी पढ़ाया और साथ के साथ उसका आकलन कर लिया, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगर टीचर कहता है कि ये तुम्हारा ना एंड ऑफ द ईयर चेक होगा, यानी साल के लास्ट में चेक होगा, तो फिर क्या होता? सम्मेटिव होता। ठीक है, तो फिर होता सम्मेटिव। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? डिस्करेज ऑफ यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी बच्चे की जो मूल भाषा है उसके उपयोग को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए कि तुम अपनी मदर टंग यूज नहीं करोगे। तो क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को मदर टंग यूज करने देना चाहिए, वो तो करेगा भाई। रिकॉग्नाइज ओनली द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ऐसी लैंग्वेज को बढ़ावा दे जिसमें ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व हों, ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा को बोल रहे हों वही भाषा बोली जानी चाहिए। ये भी गलत है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट प्रेफरेंस, यानी भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना, कि सभी को बताना कि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो अलग अलग तरीके की इनकी भाषा है, उससे अवेयर करवाना उन्हें, और जो विविधता है उसे अपनाना, और हर बच्चे को अलाउ करना कि उन्हें अनुमति दें बोलने की। ठीक है, अपने हिसाब से वो भाषा बोल सकते हैं जो भी उनकी भाषा है। तो सही बात है, मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है? बहुत सारी भाषा होती हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग जगह से जो बच्चे आ रहे होते हैं उनकी भाषा अलग अलग होती है, तो सभी को एक्सेप्ट करना और बच्चों को भी अवेयर करना कि इनकी भाषा को हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है। डिस्करेज द यूज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन वन टारगेट लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, की बस इंग्लिश को ही ध्यान में रखें, बाकी जितनी भी लैंग्वेज है उन्हें डिस्करेज कर दें, हतोत्साहित कर दें, तो ये भी गलत है। ठीक है, हमें किसी भी एक भाषा के ऊपर नहीं जाना है कि खाली मदर टंग ही यूज़ करवाएं या फिर खाली इंग्लिश ही यूज़ करवाएं। बच्चों के लिए सूटेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, और मल्टीलिंगुअलिज्म यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाषा हो, बहुभाषा हो, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। एज पर NEP 2020 एजुकेशन मस्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा आवश्यक है। बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट, यानी केवल पूर्व निर्धारित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे की क्या है, समस्या समाधान कौशल पर ध्यान दें। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करें, यानी आलोचनात्मक कौशल विकसित करें। इंक्वायरी उसके अंदर डालें कि इंक्वायरी पूछताछ आधारित अधिगम होना चाहिए, और डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी खोज उन्मुख होना चाहिए। तो एजुकेशन NEP के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो, डिस्कवरी ओरिएंटेड हो, यानी खोजबीन करना बच्चा जाने, और क्वेश्चंस पुट आउट करें। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं? ए ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है कि पहले से निर्धारित जो सामग्री है बस उसी पे ध्यान देना है, तो ये गलत बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट हर सिलेबस अ टीचर ऑलवेज एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम अ प्रीफर्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स, द टीचर एक्शन इज, यानी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा दुबले लोगों को पसंद करता है, कि उनसे उम्मीद करता है। जैसे कि आपने कभी कभी स्कूल में देखा होगा कि टीचर जो चश्मे लगाते हैं बच्चे, उनसे उन्हें बहुत उम्मीद रहती है, उन्हें वो सोचते हैं कि वो होशियार होंगे। तो इसी तरीके से एक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए टीचर क्या कर रहा है, जो पतले बच्चे हैं उनसे उम्मीद कर रहा है कि भाई ये काम को पूरा करेंगे। तो शिक्षक की कार्रवाई कैसी है? पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उचित है, या फिर दिखा रहा है कि शिक्षक के पास अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रों की पहचान करने के लिए अच्छा कौशल है, कि भाई उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल है, वो बच्चों को पहचान लेता है, या फिर अन्य छात्रों को समान अवसर से वंचित कर रहा है। भाई ये बात तो ठीक है, पतले लोगों को पसंद कर रहा है तो बाकी लोग तो वंचित हो गए, बाकियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली,
है ना, सभी छात्रों को समान भागीदारी सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वो कुछ ही बच्चों को चूज कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी वो क्या कर रहा है, बच्चों को डेप्राइड कर रहा है, उनके हक से उन्हें अलग हटा रहा है। कुछ ही बच्चों को हक मिल पाएगा, कुछ ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया इट इज इम्पोर्टेंट टू, यानी डिसकैलकुलिया क्या होता है, जिन्हें कैलकुलेशन में दिक्कत हो, जिन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत हो, ठीक है, उन्हें होता है डिसकैलकुलिया। तो इस तरीके के बच्चों का सफल समावेशन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, सेट स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट टू फिनिश टास्क, यानी उनके लिए टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स कर दे कि तुम्हें 10 मिनट का टेस्ट है, 10 से 1 भी मिनट फालतू नहीं मिलेगी। तो भाई जब उन्हें कैलकुलेशन में दिक्कत है और टाइम टेबल उनके लिए फिक्स कर दिया गया है, तो ये तो गलत बात है। कैसे उनका सफल समावेशन होगा, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, यानी बच्चों को क्या है, इस तरीके के कैलकुलेटर दें कि वो देख के कैलकुलेशन कर सकें, और दूसरा मैथ के कुछ ऐप बता दें जहां से वो कैलकुलेशन कर लें, तो बात तो ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। या फिर एडिशनल कंटेंट दें टू ओवरशैडो रेलिवेंट इन टेक्स्ट कंटेंट, यानी और ज़्यादा उन्हें कंटेंट दे दें, उनसे वही कंटेंट नहीं हो रहा, जब और कंटेंट दे देंगे तो उनसे कैसे हो पाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड वेज ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी उनका मानकीकृत परीक्षण होना चाहिए, आकलन होना चाहिए, यानी बिल्कुल स्टैंडर्ड एक स्ट्रिक्ट तरीके से उनका परीक्षण होना चाहिए, उनका आकलन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन ठीक है कि उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें देखने वाला कैलकुलेटर और मैथ के कुछ ऐप बता दें कि तुम इनसे कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि उन्हें क्या है, डिसकैलकुलिया से वो ग्रस्त हैं। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या होती है, डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयर्ड, यानी कौन सी सामग्री दृश्य हानि वाले छात्रों के लिए फायदेमंद नहीं है, जो देख सकते हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं है, सॉरी जो देख नहीं सकते, दृश्य हानि वाले जो देख नहीं सकते उनके लिए बढ़िया नहीं है। टैक्टाइल ग्लोब, तो भाई जो देख नहीं सकते, जो अंधे बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो तो टैक्टाइल ग्लोब उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि छू के वो पढ़ सकते हैं। बुक विद स्मॉल प्रिंट, यानी छोटे छोटे प्रिंट हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी ठीक है। या फिर ब्रेल बुक्स भी ठीक है कि उन्हें भी टच एंड फील करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पहले से ही नहीं दिख रहा है और छोटे छोटे अक्षरों वाली तुम उन्हें किताब दे रहे हो, तो वे कैसे पढ़ेंगे, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन के है, ये ऑनलाइन पेपर में ही आने शुरू हुए हैं, मैंने कल भी बताया था। असर्शन क्या होता है, लैंग्वेज क्लासरूम, यानी भाषा की कक्षा में टीचर शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलोंग विद द टेक्स्ट मटेरियल, यानी टेक्स्ट मटेरियल तो टीचर देते ही हैं, उनके साथ उन्हें ऑडियो बुक्स भी देनी चाहिए जिससे बच्चे सुन सकें। रीजन क्या है, मल्टीपल ऑप्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैटर टू नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर सच एज दोज विद रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी इसका कारण क्या है कि भाई जब हम बच्चे को एक एक्स्ट्रा मौका दे रहे हैं कि तुम टेक्स्ट बुक तो ले ही लो, ऑडियो बुक्स भी ले लो, इससे क्या है, जो रीडिंग डिसऑर्डर जिन बच्चों को है, जो पढ़ नहीं सकते, वो सुन तो सकते हैं, तो उस तरीके के बच्चे भी उसके अंदर आ जाएंगे, उनकी नीड्स भी पूरी हो जाएगी। डाइवर्स लर्नर है, उनकी नीड्स पूरी हो जाएगी इसके अंदर, जब हम मल्टीपली रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें ज़्यादा ऑप्शन देंगे कि ये ना ये भी ले लो। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, एक रचनात्मक बच्चे के होने की संभावना है, कैसे हो सकता है, एक रचनात्मक बच्चे के अंदर क्या क्या गुण पाए जा सकते हैं, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी अलग अलग दिशा में वो सोच पाए, कुछ अलग सोच पाए, कुछ यूनिक सोच पाए, या फिर एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर सुझा पाए, या फिर उसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग हो, यानी अभी सारी सोच हो कि बस एक क्वेश्चन है तो उसका एक ही आंसर उस पर बन पा रहा है, तो वो क्रिएटिव थोड़ी ना हुआ। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त सोचने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा और अपने माइंड में कुछ भी सोच लिया, उसका आंसर ठीक आंसर सोच लिया। एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवल प्रोडक्ट, यानी नए नए प्रोडक्ट वो बना सके, इतनी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। तो क्रिएटिव चाइल्ड कौन होते हैं, जो कुछ नया सोच सके, इनोवेटिव सोच सकें, नवाचार, न्यू आइडियाज उनके माइंड में आ सकें।
डाइवर्जेंट थिंकिंग उनकी होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंदर होनी चाहिए, कुछ नॉवल प्रोडक्ट वो बना सके। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कि बच्चा सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही आंसर सोच पा रहा है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे सही हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हैं जहां भी आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं या जिन्हें भी आप जानते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।